जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 4 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस ज्वाइन करिए। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। प्रॉपर कोर्सेज हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज। यहां पर लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हर साल कोर्स अपडेट होता है। तो आपको जो भी कोर्स जब आप एनरोल करते हैं तो आपको अपडेटेड मटेरियल पूरा मिलता है। प्लस साथ ही साथ डाउट सॉल्व करने की पूरी व्यवस्था है कि आपको जो भी डाउट्स होंगे तो आपके टोटल डाउट्स है वो सॉल्व किए जाएंगे और बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। और बिल्कुल हमारे तो सिलेक्शन के भी वो है रिकॉर्ड्स, जो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल्स में जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए। चलिए, ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो चीज नोट डाउन करवाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड सबसे पहले समझाता हूं। तो 2014 में गाइस, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। केस याद रखने की जरूरत नहीं है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस जैसे कि 25% ईडब्ल्यूएस कोटा प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होंगे। रीजन यह दिया गया था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने के अधिकार देता है। मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ब्लैंकेट एग्जेम्पशन मिल गई थी। समझे आप? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, और ये चीज आप चाहो तो लिख सकते हो। 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, दोनों ही रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। लिख लो। क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू एजुकेशन क्या अप्लाई होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में? उसका प्रोविजन 25% ईडब्ल्यूएस कोटा का नहीं। रीजन ये कहा था कि माइनॉरिटी के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है हमें, राइट? मतलब मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो एक जैसे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, अब मैं मान लेता हूं कि ये बैकवर्ड क्लास के द्वारा चलाया जा रहा एक इंस्टीट्यूशन है ना? अब इस इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस कोटा 25% नहीं लागू होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है और उसके बारे में ऑलरेडी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो प्रोटेक्शन देता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। अब एक और कंसेप्ट आप समझो जो आपको शायद पता हो कि कोई भी दूसरा कानून फंडामेंटल राइट्स को बायपास नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा अनुच्छेद, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेदों को बायपास नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? यस। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? तो यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कह दी थी, यह आपको पता होना चाहिए, है ना? अब क्या हो रहा है कि अब कोर्ट ये कह रही है कि ये एग्जेम्पशन दोबारा से रिकंसिडर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 को बैलेंस करना होगा विद आर्टिकल 21A, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, जो कि कहते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि सभी लोगों के पास फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं यार, हमने जो 2014 में डिसीजन लिया था कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अब देखो वापस उस पिक्चर पे जाओ। मैंने आपको क्या बताया था कि एक माइनॉरिटी स्कूल है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि उस स्कूल में आप 25% का ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा जो है वो रखो, यानी कि 100 बच्चे में से 25% अगर 25% बच्चे मैंडेटरी रखो कि ईडब्ल्यूएस से आ सके, है ना? एटलीस्ट इतने बच्चे ईडब्ल्यूएस से जो है वो शामिल हो सके, एंट्री ले सके स्कूल में।
तो ये माइनॉरिटी के लिए मना कर दिया इनने। बट अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हर एक बच्चे के पास पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। फिर स्पेशल प्रोविजन भी तो बनाना है हम लोग को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस। तो ये चीज इनने कही। और चिंता यह है कि अगर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दी गई तो वीकर सेक्शन के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हो सकते हैं। अगर एक एरिया है वहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही है सिर्फ, सपोज, और एक कोई कैंडिडेट वो माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते और उसी क्षेत्र में रहते हैं, बट वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एंट्री तो वंचित की जा रही है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम इस डिसीजन को फिर से सोचेंगे, इस डिसीजन पर फिर से विचार करेंगे। समझे आप? तो ये चीज इन्होंने कही है। अब मेन चिंता वाली बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेज की गई है वो यही है कि कॉमन स्कूल सिस्टम फ्रेगमेंट हो रहा है और सोशल इंटीग्रेशन वीक हो रहा है। एजुकेशन एक यूनिफाइंग फोर्स होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि भाई अलग अलग आप अगर फ्रेगमेंटेड कर दोगे उसको, एजुकेशन सिस्टम को, है ना, ग्रुप वाइज जो है वो डिवाइड कर दोगे तो ये बड़ा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो हमें यूनाइटेड रखना जरूरी है। बहुत इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस लेते हैं सिर्फ राइट टू एजुकेशन ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, स्पेशली 25% ईडब्ल्यूएस कोटा को हटाने के लिए। इवन कई केसेस में यह भी देखने को मिला कि आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो रहा है। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योर करना कि हर एक बच्चे को जो है वो शिक्षा प्राप्त हो, और ये ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस ड्यूटी को जो है वो कमजोर कर दे रहा है। इवन सोशल डिवाइड भी बढ़ता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पर ग्रुप्स बन रहे हैं, डिवीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन को एक नुकसान पहुंचाता है। तो कोर्ट चाह रही है कि भाई एक एजुकेशन जो है वो यूनिफाइंग फोर्स बने, ना कि इस प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस के बीच में उलझकर खुद ही ग्रुपिज्म में जो है वो बढ़ जाए। ये बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है गाइस हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, है ना। और अगर एग्जेम्पशन होगी तो गरीब बच्चों को ये एक्सेस नहीं मिल पाएगा। दूसरा, इंडिविजुअल के अधिकार जो है एजुकेशन के, जो आर्टिकल 21A के अंडर आते हैं, तो आर्टिकल 30 के तहत जो है वो वंचित हो जाएंगे। तो उसमें बैलेंस बनाना जरूरी है। तो ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहस हो गई है, मुद्दा हो गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन एक अटेम्प्ट है बैलेंस एस्टैब्लिश करने का, कि माइनॉरिटी के अधिकार भी प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन साथ साथ यूनिवर्सल एजुकेशन और सामाजिक न्याय को भी इंश्योर करना है। तो देखो कितना अच्छा ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल में मेनली आप थोड़ी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये चीजें आप जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखो। इससे रिलेटेड मेंस में आपसे क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्लस ये चीज ध्यान में रखना कि 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो एक प्रोविजन है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 25% ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए, वो एप्लीकेबल नहीं है माइनॉरिटी रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि उनको आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत प्रोटेक्शन दे दी है ना। तो अभी तक तो यही चल रहा है, जो अभी स्टैंड जो चल रहा है ना, अभी तक यही है जो मैंने अभी आपको बताया। बट अभी इस पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से विचार करेगी। तो जब कोई फैसला सामने आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतनी चीज आपको दिमाग में रखिएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक, E20 पेट्रोल रोल आउट और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। E20 के मतलब पता ही ना आपको, क्या हमने E20 हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है क्या E20? कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है? इसके बारे में लगातार पिछले हफ्ते में हमने कई बार डिस्कशन किए हैं। तो 1 सितंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन रद्द कर दी जो चैलेंज कर रही थी E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का नेशन वाइड रोल आउट को। मतलब सिंपल शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक पेटिशन आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जो ये कह रही है कि भैया नेशन वाइड रोल आउट किया जाए। मतलब जो आप नेशन वाइड E20 पेट्रोल जो लाने की कोशिश कर रहे हो उसको कैंसिल करो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों भाई, हटा दी पेटिशन को, खारिज कर दी। अब पेटिशन में ये कहा
कि पब्लिक को फोर्स किया जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने के लिए, और कुछ गाड़ियों के लिए फ्यूल सुटेबल है ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने केंद्र का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये जरूरी है भाई एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, और प्लस इंपोर्ट को भी तो ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल का हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। बताओ मुझे, टोटल इंपोर्ट में से कितने प्रतिशत इंपोर्ट हम लोग क्रूड ऑयल को करते हैं इंडिया में? सबसे ज्यादा शेयर है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का। मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ इसका परसेंटेज। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, निकालो अपने नोट्स को और देखो। जिन लोग जो आज पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं, सर्च करो इंटरनेट पे। यही चीज आपको जो है वो करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हर चीज ये मत सोचो कि आपके हाथ में दे दी जाएगी। अगर हाथ में दे दी जाएगी हर चीज, तो आप फिर कलेक्टर नहीं हो, आप डीएसपी आईपीएस नहीं हो, समझे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यही प्रिपरेशन सिखाती है मेहनत करना, जो मैं आपको बताता हूं। और जो मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, जैसा मैं बता रहा हूं, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट चलना पड़ेगा वैसा। आइए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के बारे में बात करी? तो सीजीआई बीआर गवाई ने कहा, क्योंकि बेंच थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवाई जी जो थे वो उसके हेड थे, और जस्टिस के विनोद चंद्रन भी इसमें हम लोग को देखने को मिले। उन्होंने कहा कि E20 एक पॉलिसी है भैया, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए। यह बात आप सभी लोग भी जानते हो। या आपसे भी पूछ लूं मैं, जो आप तैयारी कर रहे हो इतने समय से, मैं आपसे पूछ लूं, आप भी यही बोलोगे कि भैया ये तो नीड है। दूसरा आप बोलोगे भैया हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज को भी तो ठीक करना है ना, और तीसरा किसानों की इनकम भी बढ़ानी है भैया। तो ये तीनों चीजों के लिए हेल्प करेगा। तो देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समझ में आ गया आपको कि क्यों उन्होंने खारिज कर दी एप्लीकेशन। तो अगर मैं आपसे भी पूछता, अगर आप मेरी क्लासेस पिछले 3-4 महीने से अटेंड कर रहे हो, तो आपके भी यही आंसर होते। बोलो हाँ या ना। अब देखो, कोर्ट के जजमेंट देखकर कॉन्फिडेंस आया आपको? कितने समय से आप पढ़ रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, देखो वही चीज सामने नजर आ रही है। इसी चीज को कहते हैं तगड़ी प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है, तो ये चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले ही आ चुकी होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे सेशंस अटेंड करते रहो रेगुलरली, बिना मिस किए। देखना वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पेटिशनर क्या बोल रहा है। पेटिशनर की भी तो सुने भाई, कि क्यों मना कर रहा है वो, कि भाई नेशन वाइड E20 को मत लाओ। पेटिशनर बोल रहे हैं कि भैया यार, इथेनॉल फ्री पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, आप फोर्सफुली इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। दूसरा, इंजन डैमेज हो रहा है हमारा, माइलेज हमारा गिर रहा है, कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि कौन सी गाड़ी E20 के लिए सुटेबल है नहीं है। उसने तो भाई पेट्रोल पंप पे लगाई गाड़ी, उसने बोला डाल भाई, डाल दिया, उसकी गाड़ी में कबाड़ा हो गया, फिर परेशान तो कंज्यूमर होंगे। यहां पर भी इनकी बात ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए भी सरकार को पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, अवेयरनेस क्रिएट करने की, गाड़ियों को सूटेबल बनाने के लिए, कि वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को जो है वो ले सकें। बस यही टॉपिक था और कुछ नहीं था, पूरा न्यूज में बस यही बहस थी। अब हम बात कर लेते हैं, 2022 तक इंडिया ने सक्सेसफुली गाइस 10% ब्लेंडिंग अचीव कर ली। अब सरकार का टारगेट है 20% ब्लेंडिंग बाय 2025। हालांकि मैंने आपको एक और चीज बता दी है, E27 का हमारा टारगेट है 2030 तक हमें अचीव करना है ना। E20 का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं यार वैसे तो। नेक्स्ट, 40,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी हमारी, इंपोर्ट कम होगा। 20 मिलियन टन हर साल जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है ना, वो रिड्यूस होगा। तो ये सब इसके फायदे हैं। बट यस, नुकसान भी है। ज्यादातर व्हीकल जो है वो डिजाइन नहीं है E20 के लिए, इंजन खराब हो सकता है ना, माइलेज में गिरावट आ सकती है, सेपरेट पंप्स और स्टोरेज और लेबलिंग की हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए। शुगर केन ओवर कल्टीवेशन से पानी की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि शुगर केन को कल्टीवेट करना, आप ये कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रेन होता है, ज्यादा पानी पीता है शुगर केन पनपने के लिए, है ना। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करें और स्लोली रोल आउट करें इस E20 को। कंज्यूमर को एजुकेट करें कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो चेक करो, देखो कि E20 पी पाएगी कि नहीं पी पाएगी। बता रहे E20 पी के साला गाड़ी खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए उसका, राइट। तो ट्रांजिशन फेज में इथेनॉल फ्री पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए, है ना। फिर आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है वो उसको प्रमोट करो, कि जो दोनों तरीके के फ्यूल जो है एक्सेप्ट कर ले, है ना।
सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे इन्वेस्ट करो, वेस्ट बेस्ड वाला। BIS स्टैंडर्ड इंश्योर करने होंगे फ्यूल और एमिशन के लिए, है ना। तो इन सब चीजों पर काम करना हमें जरूरी है, काफी अच्छा है। तो E20 रोल आउट का गाइस एक मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म के रूप में हमें समझना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बेनिफिशियल है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगा, क्लाइमेट के गोल्स हमारे अचीव करने में हेल्प करेगा, है ना। लेकिन ग्राउंड लेवल चैलेंजेस जैसे कंपैटिबिलिटी, गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी और वाटर स्ट्रेस को भी एड्रेस करना इक्वली जरूरी है। तो हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन तो जो है वो खारिज कर दी है, बट इन मुद्दों, इन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि आप ध्यान में रखेंगे मेंस के आंसर लिखते समय। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आ गया है, कोलिजियम में डिसेंट का टॉपिक। कोलिजियम में डिसेंट का टॉपिक एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। आइए इस टॉपिक को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाइस। सुप्रीम कोर्ट में डिसेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। कल भी हमने डिस्कस किया था ना महिला जजेस के इश्यूज के बारे में। जस्टिस BV नागरत्ना कौन है ये? कल पढ़ाया था ना मैंने, जस्टिस BV नागरत्ना। कौन से ईयर में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी और कितने दिनों के लिए बनेंगी? कमेंट बॉक्स पे अभी कभी लिखकर बता दो। ये पढ़ा चुका हूं मैं, कल ही पढ़ाया। देखते हैं किसको याद है बिना नोट्स देखे। तो आपको बता दें गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज है ये। इन्होंने डिसेंट नोट रिकॉर्ड किया है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की एलिवेशन के प्रपोजल के खिलाफ। इस डिसेंट ने कोलिजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े कर दिए। मतलब सेम वही जेंडर वाला मुद्दा कि भाई क्यों महिलाओं को जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा रहा। क्योंकि अभी देखो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो है वो मेल जजेस के हुए हैं। तो यही है कि भाई फीमेल जजेस का रिप्रेजेंटेशन कहां है, इसी को लेकर मुद्दा हम लोग को मेनली नजर आ रहा है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन का ये मुद्दा है, सेम जो कि कल भी चला था, आज भी चल रहा है हमारे लेक्चर में। अब देखो जेंडर रिप्रेजेंटेशन, अब भाई हमारी जो जस्टिस BV नागरत्ना एक लौती जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, भाई इन्होंने कहा, हाईलाइट किया कि कई सीनियर महिला जजेस को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। इन्होंने चिंता व्यक्त की कि हायर जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अभी भी पर्याप्त क्यों नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या कोलिजियम ने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भैया ट्रांसपेरेंट रखो और मेरिट बेस्ड रखो और थोड़ा पब्लिक करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। कोलिजियम इतना क्लोज रहेगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप किस तरीके से जज को अपॉइंट कर रहे हो। यह सवाल उठा दिया है BV नागरत्ना जी ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चैलेंज कर दिया है कोलिजियम को इन्होंने। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी कोलिजियम की अब नींव जो है वो कमजोर हो, क्योंकि आपको याद हो कुछ साल पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने पर बना भी दी गई थी इसको, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके कोलिजियम को जो है वो दोबारा से खड़ा कर दिया। अब हो सकता है कि शायद बहुत जल्दी कोलिजियम जो है वो ओपन हो, क्योंकि कोलिजियम को ओपन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस उठते जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के ऊपर, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कैसे जजेस को आप अपॉइंट कर रहे हो, क्या प्रोसीजर, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया सवाल उठा दिया है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहली इकलौती महिला जज और आने वाले समय की पहली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी गई कि बिना रिगरस असेसमेंट की अपॉइंटमेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। इन्होंने यह तक बोल दिया कि भाई आप तो जुडिशरी को जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो दिक्कत में डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, सही स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आकलन नहीं कर रहे हो जजेस का, तो ये तो लॉन्ग टर्म में जुडिशरी के लिए बड़ा चुनौती वाला काम हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बोला CJI को पेटर फैमिलियास, ये लिख लेना भैया, ये लिखना आप, CJI एस पेटर फैमिलियास, पेटर फैमिलियास। इन्होंने कहा
कि ये जुडिशियल फैमिली के हेड हैं, सीजीआई, जिनकी ड्यूटी है फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। उन्होंने अपील की कि अभी जो डिसीजन लिया गया है वो जुडिशरी के लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर क्या इंपैक्ट डालेंगे, इस पर दोबारा से सोचना जरूरी है। तो अब देखो आगे चल के हो सकता है कि अपॉइंटमेंट्स के स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो, या फिर जब ये 36 दिन के लिए सीजीआई बनेंगी तो बड़ा कदम कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने में ला सकती हैं ये, क्योंकि ये चीज नजर आ गई है इनके स्टेटमेंट से। बहुत बढ़िया। तो मुद्दा जो कोलिजियम में है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो वीक होता है भैया, क्योंकि आप किस जज को सेलेक्ट कर रहे हो, किसको रिजेक्ट कर रहे हो, वो बताते ही नहीं हो पब्लिक में। दूसरा, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस का रिस्क रहता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमेशा एक खतरा रहता है कि क्या पता डोर्स के अंदर ब्यूरोक्रेट्स ने अपने भांजे भतीजे पोते को जो है वो बुला लिया कि आ जाओ आप बनोगे जज, है ना, नेपोटिज्म का इशू। महिला जजेस को बार बार इग्नोर किया जाता है डिस्पाइट कंपिटेंस। जैसे नागरत्ना जी का केस है, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है भैया कि भाई इंटरनल डिसेंट होना चाहिए कोलिजियम के अंदर। और ये इस मुद्दा भी है कि लोग खुश नहीं रहते अपॉइंटमेंट्स को लेकर कि भाई कैसे आप क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करके जो है वो जजेस को अपॉइंट कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूं कि सेकंड जज केस हुआ था 1993 में और थर्ड जज केस हुआ था 1998 में। जुडिशरी को जो है वो ये कहा गया था कि भाई आप ही सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए डिसीजंस लेंगे। फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन का जजमेंट आया 2015 का, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया गया और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट जो है वो करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन के बाद, मतलब कोलिजियम के बाद। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब देखो प्रयास आ रहे हैं, तो अब बस यही है कि कोलिजियम में सुधार की आवश्यकता है। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, रीजंस बताने चाहिए किसको सेलेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया। हायर जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, है ना। और रीजन डिसेंट को जो है वो इंकरेज करना चाहिए, मतलब कि अगर कोर्ट में कोई जज जो है वो किसी चीज पर असहमति व्यक्त करते हैं तो उस पर मतलब डिसेंट, उसी असहमति उसी डिसेंट पर विचार करना चाहिए, है ना, ताकि क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, पब्लिकली सब चीज डिस्क्लोज करो, तभी तो चीजें जो है वो सही होंगी। तो जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट एक रिमाइंडर है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करते हुए सुधार की डिमांड फ्यूचर में और स्ट्रांग होगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, क्लैरिटी जो है वो मिली होगी इस टॉपिक पर आपको। अब आइए इस टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं। अर्बन नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने वाला बेसिक सा टॉपिक, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कई इंडियन सिटीज में गाइस नॉइस लेवल्स रेगुलरली परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। स्पेशली स्कूल्स के नजदीक, हॉस्पिटल के नजदीक, रेसिडेंशियल एरियाज में। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? क्योंकि अभी गणेश जी चल रहे हैं, फिर उसके बाद दुर्गा माता जी आ जाएंगी, है ना। तो ये मुद्दा इसलिए जो है वो उठ रहा है क्योंकि अभी लगातार पूरे फेस्टिवल्स होने वाले हैं, तो जिसमें लाउड स्पीकर्स बहुत तेज कई बार जो है वो बजते हैं, और कई केसेस में रेगुलर बेसिस पर कहीं मंडली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। देखो ये सब चीजें हैं अच्छी, है ना, वातावरण को बहुत अच्छा करती हैं, बट हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, पशु हैं, जानवर हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी हाई नॉइस से जो है वो दिक्कत हो सकती है, मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं। तो उनका भी, हम एक सोसाइटी में रह रहे, तो उनका भी हमें इक्वली सोचना और ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अर्बन नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यस, एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती, स्ट्रिक्टनेस की तो जरूरत है ही है, जिसको इग्नोर किया जाता है अक्सर। और दूसरा, कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। यस, तो इसी से रिलेटेड गाइज ये टॉपिक है, तो आइए इस पर हम लोग जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है ये, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का। ये कह रहे हैं
नॉइज पोल्यूशन। सोर्सेज आप सभी लोग जानते हैं गाइस, गाड़ियों से, गाड़ियों को भी हॉर्न बजाया जा रहा है। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या कीड़ा ही होता है। मैंने अक्सर देखा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे कोई व्यक्ति पी 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 बेवरन कुछ होता है, कुछ लोगों को होता है। मैंने खुद भी, मेरे कुछ दोस्तों को भी देखा है मैंने, उन लोगों को कीड़ा ही होता है। चल रहे हैं गाड़ी तो बस हॉर्न पी वी, कोई है भी नहीं तो भी पी वी लगे। भाई ये क्या है? आपने भी देखा होगा ऐसे कुछ अतरंगी टाइप के इंसान। फिर कई बार गाड़ी जो है वो पुअरली मेंटेन्ड होती है, खटर पटर खटर पटर कर रही है। हालांकि वो बड़ी गाड़ियों में दिक्कत होती है, जैसे ट्रैक्टर ट्रक निकल रहा है, गड़ 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 करता हुआ, तो कितना इरिटेटिंग लगता है वो है। थोड़ी देर आपके घर के बाहर ही खड़ा हो जाए कोई ऐसा ट्रक जो गड़ 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 कर रहा है, तो आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा। फिर कई बार हैवी मशीनरीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी नॉइस बहुत ज्यादा होता है। आपके घर के आसपास रात में 2 बजे 3 बजे जब आप देखते हो कि कोई ट्रक आया और उसने अचानक से रेत गिराना शुरू किया, होता है ना कहीं पे आसपास कंस्ट्रक्शन होता है, तो कितनी गुस्सा आती है जब नींद खराब होती है। मेरे साथ तो कई बार होता है, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। वो ट्रक ट्रक पहले रुकेगा डर डंग करके, फिर वो पीछे वाला उसका वो खुलेगा ढक्कन है, ढड़ंग, फिर वो फटाक से पटकेगा एकदम, बम, ऐसी ऐसी आवाज आती रहती है। थोड़ी देर के लिए नींद नहीं लगेगी, बम ऐसे कस के आवाज आती, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का है? कि मन करता है कि चिल्लाओ बाहर खड़े होके, तब चिल्ला के करेगा भी क्या? अपन ही पागल लगेंगे। क्या करें भाई, चुपचाप तकिए को रखो मुंह में और सो। और क्या, कुछ नहीं कर सकते भाई, ऑप्शन ही नहीं है। होता है बट फिर भी अब सोचो, अपन तो नॉर्मल है तो अपन को इतने इरिटेशन हो रहा है। जो पशु हैं, जानवर हैं, जो मेंटली इल हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी, सोचिए जरा, है कि नहीं? पब्लिक इवेंट्स, लाउड स्पीकर बज रहा है भैया, हेलो 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 हेलो, मां शेरावाली के दरबार में आप सभी भक्तगणों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ऐसे चलता है ना। मैंने ही बोला है बहुत बार, मेरा मंदिर है दादी का, मैं भी खड़ा रहता हूं, तो इसलिए मुझे ये सब लाइनें पता है। सभी भक्तगण मां शेरावाली के दरबार में आकर प्रसाद ग्रहण करें। आए हाय, अभी आने वाली नवरात्रि, फिर से बोलूंगा मैं। बढ़िया लगता है, लगता तो अच्छा है यार, बट एक जो नॉइज, साउंड जो होना चाहिए ना, वो एक लिमिट में होना चाहिए है। कुछ लोग इतने वो मदमस्त हो जाते हैं कि साउंड बिल्कुल तेज चाहिए, कि भाई की शादी है, रात भर बजना चाहिए डीजे, रुकना नहीं चाहिए, तेज करो और आवाज। होता है ना ऐसा? कितना गलत है बॉस है। उसके चक्कर में सोचो, कोई बालकनी में खड़े हुए बुजुर्ग अंकल कैसे गुस्से में देख रहे हो, कोस रहे हो कि फट जाए इसका स्पीकर, है बदुआ दे रहे हो बुरी बुरी। कितना गलत लगेगा है। अभी तो मजा आ रहा है अपन को सुनने में, बट कितना गलत है ये। तो बस ये आर्टिकल उसी चीज की बात कर रहा है और कुछ नहीं। अर्बन लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ जोन्स हो गया हमारा, कमर्शियल हब्स हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, नाइट ड्यूटी चलती है आजकल, है तो रात भर मस्ती कर रहे हैं, कभी ब्रेक में आए तो गाना बजा दिया तेज, है भूत की आवाज निकाल दी बहुत तेज स्पीकर पे, आसपास की कॉलोनी वाले डर गए बेचारे। होता है, करते हैं ऐसे कुछ अतरंगी लोग। एक टाइम पर मैं भी था, बट फिर बाद में समझा कि नहीं यार, दीज थिंग्स आर रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। मैं तो समझ गया, बट क्या होता है कि आजकल कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बार आसपास वाला है तो प्यार से बोल दो, प्यार से ना समझे तो डायल 100 112 सेवा है आपके पास, लगाओ, यूज करो कि भैया देखो यार, ये रात में 10 बजे के बाद देखो बहुत तेज गाना बजा रहा है यार, ये आके उसको बंद कराओ। तो जब 1-2 बार पुलिस राउंड मारेगी, तब ऑटोमेटिकली लोगों के समझ में आ जाएगी कि नहीं भाई, थोड़ा इज्जत में रहना है, औकात में रहना है। क्योंकि जब तक डंडा नहीं होता ना लोगों में, तब तक लोग सीखते नहीं। ये बात आप जब सर्विस में जाओगे ना, तब आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। सर्विस में जाने के बाद भी यू विल गोइंग टू ट्राई कि चलो यार एक वार्निंग दे दें। आप देखना, जब आप वार्निंग दोगे ना, तब उसी लोकेशन पे आपको दोबारा से आना ही पड़ेगा, क्योंकि वार्निंग से लोग सीखते नहीं है। फिर जब दूसरी बार आओगे, 2-4 कान पकड़ के खींच लोगे, कान ही बाहर निकल जाए साले का, कि ले सुन, अब बहुत तेज सुनना था ना तेरे को, अब सुन ले ले। अब देखो यार,
बातें तो बहुत हो गई ये सब उल्टी सीधी, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लिया अपन ने। अब सुनो काम की बात। नॉइस पोल्यूशन से इंपैक्ट हेल्थ पे होता है। इंसान की सुनने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है भैया, है ना। कांस्टेंट रिंगिंग, आपने कभी कभी खुद सोचा है? ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिंगिंग। कभी ऐसा होता ना, कान में आवाज आती है टू, ऐसे कंटिन्यू आवाज आती रहती है, होता है कई बार ऐसा। नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। जरूरी नहीं है कि कोई थपाड़ा मार दे तो ये आ जा रही है। वो पिक्चर में ज्यादा दिखाते हैं, रियल लाइफ में कोई थपाड़ा मारता है तो रोना आ जाता है, मार दिया मैं। तो ये जो होता है टिनीटस, ये लिख लेना यार, टिनीटस, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं शायद, तो ये लिख लेना बड़ा आप, है ना। इसका मतलब होता है, अब ये लिख लो कि कानों में लगातार बजना, वायर हिंदी में क्या बढ़िया चीज, कानों में लगातार बजना। आप लिखना कांस्टेंट रिंगिंग, ठीक है, कांस्टेंट रिंगिंग लिखो, वो थोड़ा अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा। टिनीटस, टिनीटस। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कई बार, लोगों का कान खराब हो जाता है, कंटिन्यूअस ऐसे लगता है कि कोई कुछ बज रहा है कान में। स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। एंजाइटी तो मुझे बहुत होती है, वो उल्टे सीधी आवाज नॉइस आती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तो कभी किसी ने देखा है कि जो बोर्ड होता है, अभी सोचोगे ना तो ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुझे बताना कमेंट बॉक्स पे किस किस के हुए। जो बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, उस पर जब कई बार ऐसी चौक चलती है, ज़्ज़ करके ऐसी आवाज आती है कुछ, वो फील करो उस आवाज को, भले ही सुनो मत, बस फील करो तो देखना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी अजीब टाइप की कनिंग आवाज नहीं होती, ज़्ज़ टाइप की, दिमाग खराब हो जाता है। तो इरिटेशन कितनी देर होती है। तो सोचो यही सब चीजें बॉडी में, हेल्थ में कितना नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, समझ रहे हो आप। तनाव होता है, चिंता होती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स तक हो जाती हैं भैया, बीपी हाई वाई हो जाता है। फिर इसके अलावा बच्चों को तो दिक्कत होती है यार, है ना। लर्निंग डिले हो जाती है बच्चों की। अब एक नया बहाना आ गया बच्चों में या पेरेंट्स में, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि साइड में स्पीकर बहुत बजते हैं। टपली मारो बच्चे को, वो पढ़ाई कम कर रहा है, दूसरी चीजें ज्यादा सोच रहा है। बुजुर्गों में बेचारों में बड़ी दिक्कत आती है, ये बात तो सही है। नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पेशेंट्स के लिए भी दिक्कत होती है, उनकी रिकवरी बड़ी लेट होती है यार। एनवायरमेंट में इफेक्ट होता है, चिड़ियाओं को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को बड़ा दिक्कत होती है। मेरे घर पे खुद दौलत है एक, तो दौलत जब भी फटाके वगैरह फूटते हैं या फिर बिजली कड़कती है ना तेज, तो वो डर जाता है। तो मैं समझता हूँ, तब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, बाहर भी जो मौजूद जो डॉग्स होते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती है, डॉग्स या एनिमल्स जो भी, कितनी तकलीफ होती होगी। तो थोड़ा सा हमें ही सतर्क रहना जरूरी है यार। ठीक है, अब हमारे पास ये लिख लेना भैया, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स सन 2000 भी है हमारे पास। हमने परमिसिबल डेसिबल लेवल जो है वो फिक्स किया है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस जोन के लिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है हमारे पास। स्टेट और सेंटर जो है वो, उनके पास शक्ति है कि वो पोल्यूशन, नॉइस, नॉइस पोल्यूशन भी इवन उसको कंट्रोल करें। मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे पास, है ना। प्रेशर हॉर्न्स, मॉडिफाइड साइलेंसर, इसको बैन करते हैं। देखते होगे ना, पुलिस वाले खड़े रहते हैं बुलेट में, बट 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 आवाज आती है, फटाके फूटते हैं, तो उसको वो चालान कर देते हैं, है ना। वो इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होता है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने बार बार डिक्लेयर किया है कि नॉइस फ्री एनवायरमेंट जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। नॉइस फ्री एनवायरमेंट जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। अर्बन एरियाज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, जैसे फायर क्रैकर्स के उपयोग पर रिस्ट्रिक्शंस। पर चैलेंजेस भी, अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज और पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है ना। पब्लिक एपैथी देखने को मिलती है, यानी कि पब्लिक इग्नोर कर देती है। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल जो है वो हाईवे के नजदीक में लोकेटेड है ना। पब्लिक इवेंट्स में एग्जेम्पशंस बार बार दे दिए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये आर्टिकल्स आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों आर्टिकल्स पढ़ लीजिए आज अच्छे से, डिटेल में। डिटेल में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात करता है। 51A क्लॉज जी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए भाई कि जो कानून है उसको स्ट्रिक्टली लागू करें।
है ना। लोकल बॉडीज अपने साथ नॉइस मीटर्स लेकर चले, पुलिस अपने साथ नॉइस मीटर रखे, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाए रिपीटेड ऑफेंसेस में, बफर जोन क्रिएट करें साइलेंस एरियाज के आसपास, ट्रैफिक फ्लो को जो है वो रीडिजाइन करें, कंस्ट्रक्शन के टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करें, है ना, नॉइस मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, अकूस्टिक जोन जो है वो सिटी के मास्टर प्लान में जो है वो शामिल करें, स्कूल के अंदर कैंपेन्स करें, कम्युनिटी पॉलिसिंग करें नॉइस कंट्रोल के लिए, है ना, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। आउटडेटेड डेसिबल से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको जो है वो फिर से अपडेट करो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वहां पर शिकायत दर्ज की जा सके और वहां पर सोल्यूशंस निकले, उस चीज पर जो है वो काम करना बेहद जरूरी है। तो गाइस देखो, नॉइस पॉल्यूशन को हम अक्सर इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, हमारे एनवायरमेंट को और हमारे संवैधानिक अधिकार तक को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लिंक करना पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट और गवर्नेंस के साथ जब मेंस का आंसर लिखो। अरे भाई यार, ये लाल लाल अच्छा लग रहा है, पहले भी लाल लाल था क्या? मेरी आंखों को क्या हो गया है आज? आज मेरी आंखें मेरा थोड़ा साथ नहीं दे रही हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा एक साथ दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुझे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं है गलत मत लेना, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। मे बी ज्यादा मेडिटेशन हो गया लगता है आज, है चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं अपने, हैं क्राउन चक्र बोलते हैं ना, सबसे पावरफुल। चलो एनीवेज, पांचवें अपन टॉपिक पे आते हैं अपने। यूनिवर्सल हेल्थ केयर भैया बहुत जरूरी है। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का बहुत अच्छा आर्टिकल है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसका मतलब है सबको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, चाहे उनकी एबिलिटी टू पे हो या ना हो, है ना, पे करने की कैपेसिटी हो या ना हो, बट सबको अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। बट इसमें सरकार की तो पुंगी बच गई ना, ये भी तो सोचो गवर्नमेंट का पैसा कितना जाता है इस चीज में। अब इस आइडिया को भोर कमेटी 1946 ने हाईलाइट किया है, लिख लेना भैया, भोर कमेटी 1946, ये चीज देखो आप, भोर कमेटी 1946, ये आइडिया दिया इस कमेटी ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, ठीक है, कि सभी को जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, भले ही उनकी भुगतान करने की क्षमता हो या ना हो। 80 साल के पॉलिसी डिस्कशंस के बाद भी इंडिया अभी तक यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव नहीं कर पाई भैया। सोचो, 8 डिकेट्स के पॉलिसी डेलिब्रेशन के बाद भी, पॉलिसी आने के बाद भी हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है वो अचीव नहीं कर पाए। तो पहले दशक में इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को शॉर्टकट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करने के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला 2018 में, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर कवर करता है। आयुष्मान भारत के बारे में आप जानते ही है ना, इन पेशेंट केयर हॉस्पिटलाइजेशन वाला करता है, जैसे इंश्योरेंस में होता है भाई, हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट हो गए तब इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, वही सेम चीज आयुष्मान भारत में है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इसमें कवर्ड है। 58.8 करोड़ इंडिविजुअल्स, क्या आप लोग के पास किसी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना मुझे, नहीं है तो बनवाओ। और आयुष्मान भारत कार्ड किसके लिए बनेगा, उसकी एलिजिबिलिटी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ। ये बिल्कुल एक और है स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, स्टेट ने भी अपने इंश्योरेंस प्रोग्राम लेकर आई है, बिल्कुल ऐसी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जैसे। 2023-24 का बजट 16,000 करोड़ था। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर बजट ग्रोथ 8 से 25% हर साल की देखने को भी मिली, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इंश्योरेंस मॉडल में फॉल्ट लाइन क्या होती है पता है? 2/3 जो खर्चा होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, वो पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो चला गया भैया अपोलो अपना ट्रीटमेंट कराने। अब अपोलो में लफड़ा बताऊं क्या होगा, जो ट्रीटमेंट 5,000 रुपए में हो जाएगा उसका बिल बना दिया जाएगा 50,000। बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि हॉस्पिटल को तो वसूलना है इंश्योरेंस कंपनी से, वो तो उसको तो बस बिल लगा देना है। वो महंगा ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट सस्ते में निपट जाए वो महंगा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे तो बेनिफिट होगा किसको? हॉस्पिटल को ही तो होगा।
ये लफड़ा है सबसे बड़ा। तो मेरे हिसाब से तो हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, और रोटेशन बेसिस पर, नहीं तो मतलब एक जगह पे ज्यादा देर तक किसी अथॉरिटी को रखेंगे तो करप्टेड हो जाएगी। रोटेशन बेसिस पर रखो कि हर 3 महीने में जो है वो एक ही, मतलब अलग अलग एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल रोटेशन हो उनका हर 3 महीने में, और हर हर 2 साल में डिस्ट्रिक्ट चेंज करो, तभी स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी। नहीं तो फिर पैसा देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों की जो है वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन में तो बहुत अच्छा पैसा है भाई, नीयत सबकी खराब हो जाती है। सभी लोग माना एक जैसे नहीं है, नहीं तो लोग बोलने लगेंगे कि अरे सर सभी थोड़ा एक जैसे होते हैं। आप अथॉरिटी हो भाई, सभी एक जैसे नहीं होते, बट आपको तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। आपको अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सभी एक जैसे हो या ना हो, नियम नियम है भाई। 3 महीने के बाद रोटेट हो जाओ, तो बनाओ ना ऐसे नियम, क्या दिक्कत है। यही गेम है सिविल सर्विसेज का, कि आपको जो है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार हम तो, हमें तो सिर्फ जो बता दे वो वैसा जो है वो हम लिख दें, हमें तो बस सर जो है वो बता दें कि ये पढ़ना है, ऐसा जो है वो पढ़ लेते हैं, यही लिख के आ जाएंगे, तो नहीं भाई, जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तब तक ये एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी एक अधिकारी के तौर पर, तभी आएंगे वैसे आइडियाज। आज से सोचो कि आप एक अधिकारी हो, देखना अपने अंदर खुद आप चेंजेस देखोगे। बट आप सोच के ही बैठे हो कि हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हो वो दुनिया के लिए, बट आप अपने आप में आज से ही ऑफिसर हो, ये अगर मान लोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन पा लोगे, देख लेना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ट्रिक भी होती है। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन की टुवर्ड्स बायसनेस भी होती है भाई। ये टर्शरी केयर कवर करते हैं, प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर निगलेक्ट हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्रिटिकल होते हैं। समझ रहे हो, सर्जरी वर्जरी कर दिया, बट ऐसी चीजें, ऐसे भी तो ट्रीटमेंट होनी चाहिए ना जिसके लिए सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। एक व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वो पहुंचा हॉस्पिटल, तो उसको ऐसा इलाज कर दो कि जिससे गंभीर ना हो उसकी बीमारी। इतने कवरेज के बावजूद भी 35% ही इंश्योर्ड पेशेंट ने इंश्योरेंस का यूज किया है। अरे भाई ठीक है, चलो इसका तो मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा एक कजिन है, तो उसकी कंपनी से कुछ पैसा कट के जो है बोल रहा था कि यार मुझे मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, 5 लाख का मिल रहा था उसको, कुछ मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये कुछ कटना था उसके, और उसको मिल जाता। तो उसने बोला यार मेरे को तो क्या होगा यार, फालतू 2-3 हज़ार रुपये क्यों खर्च करूं। ऐसे चंपू लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आती है, जो ये सोचते हैं कि भाई पैसा वसूल लें हम। मतलब होते हैं भाई अजीब टाइप के लोग, कि मैं अगर 20,000 रुपये प्रीमियम भर रहा हूं सालाना, तो कुछ ना कुछ हो जाए जिससे मैं हॉस्पिटल में जाकर 40,000 रुपये वसूल के आ जाऊं। मैं हाथ जोड़ता हूं भैया ऐसे लोग, प्रणाम करता हूं, बिल्कुल दंडवत प्रणाम, कि क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे भी है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी करते थे ऐसा, उसने भी मुझे बताया था कि सर आपको करना है तो बताना, बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूंगा सॉरी, वो क्या करती थी, वो हर एक आधी महीने में देखता था कि वो एक आधी दिन के लिए हॉस्पिटल जा रही है एडमिट होने। मैं पूछता था उससे, मैंने कहा क्या हो गया यार, तुम हर हमेशा यार एक आधी महीने में हॉस्पिटल जाती है, क्या हो गया, कोई गंभीर बीमारी है क्या। बोलते नहीं नहीं सर, वो इंश्योरेंस का बेनिफिट हो जाता है। मतलब, बोलते हमारी हॉस्पिटल से सेटिंग है। मेरा इसका मतलब क्या हुआ। बोलते हमारा इंश्योरेंस है। मैंने कहा हाँ। बोलते हम जाके 24 घंटे एडमिट हो जाते हैं, बिल बन जाता है, 50% डॉक्टर ले लेता है, 50 हमें मिल जाते हैं। मैंने कहा सही चूना लगा रहे हो यार इंश्योरेंस कंपनी को, साला जिस दिन पता कर लेंगे तुम्हारा इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग बैन हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है ना, करप्शन है भाई। इतनी स्मूथली चीजें दिखाई जाती है, ऐसा होता नहीं है। मेरे माता पिता का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, 45,000 कुछ का आता है, स्टार हेल्थ का है दोनों का, पापा मम्मी दोनों का। सेपरेट हुआ है यार, क्योंकि पापा को जो है वो कार्डियोवास्कुलर इशू आ गया था, स्टेंट डला था, तो पापा का इंश्योरेंस अलग रहता है, मम्मी का अलग रहता है, तो बड़ा कॉस्टली पड़ता है मुझे। बट मैं हमेशा प्रे करता हूँ भाई कि कभी वो पैसा यूज करना की जरूरत ही ना पड़े मुझे। बट वो इंश्योरेंस इसलिए कराए, इंश्योरेंस क्यों होता है, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहो यार, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या हो जाए, कैसी स्थिति आ जाए, कितना पैसा। क्योंकि हॉस्पिटल में घुसना मतलब आज की रेट में आप 3-4 लाख से तो, मम्मी का हुआ था जैसे भी, खांसी की उनको दिक्कत हुई थी, सिर्फ खांसी की दिक्कत, 3 दिन अपोलो में एडमिट थी वो, 40,000 रुपये बिल था भैया, सोचिए आप। तो ऐसी तो लूटा मारी, ये बात तो आप भी जानते ही हैं, तो क्या करेगा आदमी।
समझ रहे हो? तो ये सब मुद्दे हैं, क्या ही बोलेंगे। ठीक है भाई, भेदभाव भी होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को, ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं इंश्योरेंट पेशेंट्स को एक्स्ट्रा रीइंबर्समेंट के लिए। कई बार हरासमेंट होता है, डिले होता है, इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। बट मैंने एक पता है एक भेदभाव भी देखा, पता है, आयुष्मान भारत, जैसे मैं अपोलो की बात करूं, मैं अपोलो गया था। अब मम्मी का तो इंश्योरेंस उस समय आदित्य बिरला में था, मैंने स्टार हेल्थ पे करा लिया। तो मम्मी को जब एडमिट किया था तो हमें 5th फ्लोर पे स्वीट मिला था, राइट। अब उसमें भी भैया आजकल तो हॉस्पिटल वो हो गए 5 स्टार होटल। आजकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल जैसे नहीं बचे भैया, कैफेटेरिया होगा उसमें, है, हर एक जोन्स होंगे अलग अलग। कहानी खराब हो गई भैया, आजकल बहुत कमर्शियलाइजेशन है। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक भेदभाव पता हूं क्या देखा। 4th फ्लोर में थे आयुष्मान भारत के पेशेंट, यानी कि जिनके पास आयुष्मान भारत है उनको ऐसे नॉर्मल दे दिया, बट जिनके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का वो है इंश्योरेंस, तो उसको बढ़िया स्वीट दे रहा है। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों किया भाई, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए ना यार। ये मम्मी के पास अच्छी फैसिलिटी थी, मम्मी तो बस मतलब ये बटन दबाए और जो भी वहां पे केयर टेकर है वो फटाक से आ जाते थे। उनके हाथ में एक रिमोट था, पूरा बिल्कुल 5 स्टार रूम की तरह तो वो था भैया उनका हॉस्पिटल का रूम। क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल रूम ही बोलते हैं वैसे तो, पता नहीं, चलो। तो ये चीजें भैया, तो हमें और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है यार। यूनिवर्सल ओपीडी और प्रिवेंटिव केयर पर ज्यादा फोकस करेंगे भाई। लोग जो है वो, प्रिवेंटिव केयर जरूरी है यार। बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि भाई थोड़ी देखभाल पहले ही हो जाए, जिससे कि हॉस्पिटलाइज ना हो। अवेयरनेस क्रिएट करें, है ना, और बेनिफिशियरीज को ऐड करें, सबको अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो, तो ये जरूरी है। ठीक है, अब ये जो मैंने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करो भैया इसका आंसर देने के। आंसर तो लिखा ही हुआ है यहां पर, ऐसा करता हूं मैं, अब नहीं दिखेगा आपको आंसर। हाँ, अब ये बता दो भैया, ये आप ही दोगे क्योंकि अभी पढ़ा है मैंने। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो इसका। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है मेंस का, राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड। ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और ये है हमारे ज्ञान सर, और इनका स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए है। फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, फोन लगा के बोलो कि मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करता हूं झा सर की, मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाए। तो आपको देखना एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, वैसे मिल तो जाना चाहिए यार। मिल जाएगा मिल जाएगा, टेंशन मत लो है। नहीं तो पता लगे फोन करके धमकी देने लगो आप। बेटा धमकी मत देना, जो फोन रिसीव करते हैं ना वो और बल्लम लोग हैं। और वैसे भी यार आप लोग धमकी वमकी देने वाले लोग नहीं हो, आप तो अधिकारी लाइफस्टाइल जीते हो यार। अधिकारी लोग धमकी नहीं देते, वो सिर्फ अपनी पोस्ट बताते हैं, मेहनत बताते हैं, बस मेहनत करी। अब यार कोई व्यक्ति आपके साथ तेज चल रहा है, आप बस मुस्कुराए जा रहे हो मुस्कुराए जा रहे हो, फिर जब आप अपनी गाड़ी का गेट खोलते तो वो व्यक्ति दूर से देखता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है। तो आपकी गाड़ी है इनोवा, ठीक है, किसी के पास भी हो सकती है, बट उसकी नंबर प्लेट देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एसडीएम या डीएम या डीएसपी एसपी है। आप बिल्कुल नॉर्मल, गेम यही है भाई, दुनिया के सामने नॉर्मल बिहेव करो, और अपनी पावर जब उसको दिखे ना तो उसकी खुद ही की फट जाएगी, यार मैं किससे पंगा ले रहा था भाई, कल को ये मेरी बैंड ना बजा दे। ये होनी चाहिए औकात। ये जो बचते ज्यादा है ना उनकी औकात नहीं होती कि गुस्सा कर रहे हैं चे 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 कर, चे चे मतलब शांत रहो, कीप काम। और एक टाइम आएगा लाइफ में आपके कि जब आप चलोगे तो आजू बाजू दो गार्ड्स आपके साथ चलेंगे, तब वो होगी औकात कि कोई आपसे बदतमीजी करे और एकदम से गार्ड आके आपसे पूछे कि सर मैडम कुछ हो गया क्या, कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या आपको, फिर आप ऐसे बोलो अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उसकी तरफ देख कर बोलो जी भाई साहब कुछ बोल रहे थे आप, तो सामने वाला ऐसे हाथ जोड़ लेगा, नहीं 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 सॉरी, कल्टी मारेगा वो। मजा यही है भाई, अगर जिंदगी में मजा देखना है तो मेहनत करो आज। चलो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल गाइस।